हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की हिंदी का ये 3rd क्लास होने वाला है और हिंदी साहित्य में बेसिक से क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं। और इसके अगर आपने 1 या 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर जाके देखिए चैनल पर विजिट करके। ठीक है, आपकी हिंदी में कितनी अच्छी तैयारी है, इन प्रश्नों को हल करके ज़रूर आप पता लगाइएगा। और ये क्वेश्चंस तो इजी हैं, टफ नहीं है, लेकिन हाँ इनसे बनने वाले जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल ही कुछ अलग होंगे जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं क्या क्या है आज की क्लास में। पहले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि साफ साफ दिखे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेंद्र रचित है। मतलब इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा जैनेंद्र रचित है, जैनेंद्र के द्वारा उपन्यास लिखा गया है। ऑप्शन है पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकता, नैमिषारण्य। अगर सबसे पहले हम क्वेश्चन के सही ऑप्शन की बात कर लें तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, परख। ठीक है, अब जैनेंद्र के द्वारा और भी उपन्यास लिखे गए हैं, उन पर हम बातें कर लेते हैं। परख तो हो गया, एक है सुनीता, दूसरा है त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन। जयवर्धन, ठीक है, जयवर्धन। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है परख। और सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन, ये इनके और भी इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन की बात हुई। आई होप आप जैनेंद्र को अच्छे से जानते होंगे और इनके बारे में अगर आप कुछ ऐसा जानते हैं जो हाँ एकदम बिल्कुल नया है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन से हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, नो डाउट आपको सबसे पहले पता है। लेकिन इनके द्वारा और भी, अब हिंदी गद्य का जन्मदाता, ठीक है, इन्होंने खड़ी बोली भाषा चुनी ताकि सभी लोगों को और आसानी से चीज़ें समझ में आए, साहित्य समझ में आए ना। इनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं हैं जिन पर हम एक बार नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या क्या है। एक तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ठीक है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, हिंसा हिंसा न भवति। ठीक है, जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, हिंसा हिंसा आप लिख लीजिएगा इस तरह से। और दूसरी है पांचवें पैगंबर, पांचवें पैगंबर। एक है प्रेम जोगिनी, प्रेम जोगिनी। अब इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक के बारे में बात कर लें जो इनके द्वारा लिखा गया है और प्रचलित है, जो हमेशा अक्सर आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। कौन कौन से? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, सती प्रताप, सती प्रताप। ठीक है, ये जो है इनके नाटक हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि दूसरे का सही ऑप्शन तीसरा हो जाता है। ठीक है, अब महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम लोगों ने भी बहुत सारी बात की है, इनकी रचनाओं के बारे में, मिश्र साहब के बारे में भी आगे अक्सर आते हैं अगर क्लास में
क्वेश्चन, तो हम इन पे फिर से चर्चाएँ कर लेंगे। फिलहाल चलते हैं आगे। कवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ठीक है, सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो देखिए तीसरे का जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन हो जाता है, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। ठीक है, अब कालिदास की बात हो गई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। देखिए इस पे डिटेल में अच्छे से चर्चाएं की जाए तो स्वर्ण काल की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वर्ण काल जो है भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और क्या क्या है? भक्ति काल, भक्ति काल में जो प्रमुख कवि थे उनके बारे में देख लेते हैं। प्रमुख कवि, एक तो कबीर हैं, क्योंकि जो ये लोग भक्ति से ही लीन थे, भक्ति में ही जो है अपने काव्य की रचना करते थे, गाते थे, बजाते थे। तीसरे हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास। ठीक है, और कौन कौन है? परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, ठीक है, यहाँ पे च है, चतुर्भुज दास, क्षेत्र स्वामी, गोविंद स्वामी, ये लोग भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रीतिकाल भी है, तो रीतिकाल में रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में अगर बात कर ली जाए तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थे। किसकी? श्रृंगार की प्रधानता। इसे रीतिकाल को जो है ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है, ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी में रीति काल में ही नीति के काव्य शुरू हुए, नीति काव्य, मुक्तक काव्य, ये काव्यों की रचनाएं हुई। अच्छा, रीतिकाल के जनक किसे माना जाता है? तो आचार्य केशव दास को, आचार्य केशव दास को। ठीक है, और जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे इनके समय में वो कौन थे? बिहारी थे। कौन थे? बिहारी। और इनसे ही प्रश्न पूछता है। और भी लोग हैं, मतिराम है, भूषण है, चिंतामणि देव है, घनानंद है, पद्माकर हैं, ये लोग भी हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि जो रीतिकाल के माने जाते हैं वो बिहारी ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आदिकाल की। तो इसमें वीर रस की प्रधानता थी। वीर रस युद्ध वर्णन में सजीवता, यानी कि युद्ध वर्णन जब किया जाता था तो ऐसा वर्णन किया जाता है कि आपकी आंखों के सामने हो रहा है। जैसे आप झांसी की रानी की जो कविताएं बनी हैं, महाराणा प्रताप की जो बनी हैं, और इसमें अपभ्रंश की रचना हुई थी, अपभ्रंश में रचनाएं हुई थी। ठीक है, आदिकाल में। आधुनिक काल तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम लोग डिटेल चर्चाएँ कर चुके हैं। और अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो आगे अगर आप जुड़ते हैं तो और भी वीडियो जाएंगे जिसमें हम आधुनिक काल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल चौथे का जो सही ऑप्शन हो गया वो दूसरा ऑप्शन आपका हो गया। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य? तो देखिए पांचवे का सही आंसर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, वल्लभाचार्य। अब बात करते हैं सूरदास द्वारा रचनाओं के बारे में। तो क्या है सूरदास की रचनाएं, उसके बारे में। अब अगर सूरदास के बारे में बात कर ली जाए या केशवदास, तो रहीम कबीर, ये
कहीं न कहीं मिलते जुलते चीज़ों से मैच करते हैं, ठीक है। जैसे कहाँ गया, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, नल दमयंती, प्राण प्यारी, नागलीला, गोवर्धन लीला, भागवत, सूर पचीसी, ठीक है। ये सारी जो है इनकी काव्य रचनाएं हैं सूरदास की, ठीक है। फिर से मैं बोल देती हूँ, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, प्राण प्यारी, नल दमयंती, नागलीला, गोवर्धन लीला, भागवत, सूर पचीसी, ये जो है इनकी काव्य रचनाएं हैं किसकी, सूरदास की। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य। तो देखिए छठवें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है आपका छठवें का वो हो जाएगा तीसरा, महाकाव्य, ठीक है। छठवें का जो है महाकाव्य है कामायनी, ठीक। अब बात कर लेते हैं ग्रंथ के प्रकार। तो ग्रंथ के कई प्रकार होते हैं, ग्रंथ पूछा है ना, तो एक तो धार्मिक हो जाता है जिसमें धर्म के बारे में बात होती है, जिसमें जिन किताबों में धर्म की बात है, जैसे वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, रामायण, महाभारत। रामायण महाभारत को महाकाव्य भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं जो इतिहास से बने हुए हैं, ठीक है। साहित्यिक आते हैं जो साहित्य के उजागर होने के बारे में बात करते हैं। तो ये इस प्रकार के अनेक ग्रंथ हैं। फिलहाल हम चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चंस देखते हैं। घाघर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया, बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास। तो सही आंसर अगर बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बिहारी। अब बिहारी अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि कहाँ के किस काल के सर्वश्रेष्ठ थे, तो रीतिकाल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम और भी जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, ठीक है। जैसे बिहारी की बात हम लोग कर ही चुके, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग आपके सूरदास की बात हम कर ही चुके, ठीक है। तो दो ऑप्शंस की बात तो हम कर ही चुके हैं फिलहाल। तो सातवीं का जो सही ऑप्शन हो गया उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। आगे चलते हैं, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए, भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीति समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या। देखिए यह एक प्रकार की राजनीति समस्या थी। कौन सी राजनीति समस्या थी। वापसी किस विधा में रचित है, आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। तो 9वें का जो सही आंसर है वो है आपका दूसरा, ये एक प्रकार की कहानी है, ठीक है। एक प्रकार की क्या है, कहानी। ये आत्मकथा वो होती है जो खुद पर लिखी जाती है। यात्रा वृत्तांत वो होता है जब यात्रा करते समय लोग लिखते हैं अपने एक्सपीरियंस को। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, आजा भाई। हाँ, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। देखिए तोड़ती पत्थर व्यंग परक है, उपदेशात्मक है, यथार्थवादी है या आदर्शवादी है। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो देखिए तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यथार्थवादी, जो यथार्थ सही हो, ठीक है। उस पर व्यंग वो जब किसी पर टिप्पणी करी जाए, उपदेशात्मक जहाँ पर उपदेश दिए जाए, अच्छी जो है मौलिकता प्रदान की जाए, वहाँ पे उपदेशात्मक हो जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। कहाँ से थे ये, तो महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल या उत्तरांचल। तो देखिए जो रेणु है फणीश्वरनाथ रेणु, ये जो है बिहार से जो है बिहार प्रदेश से ये संबंध रखते हैं। विद्यापति की पद्मावली किस भाषा में है, मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगही।
तो देखिए 12 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मैथिली। मैथिली भाषा में उन्होंने पद्मावली लिखी है, पद्मावती नहीं पद्मावली। ऑप्शन है कि डैश को उग्र कहते हैं किसको, रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, नरेश मेहता, अज्ञे को। तो 13 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन जो है पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या तेज सिंह। तो 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जय सिंह सही ऑप्शन हो जाएंगे आपके। बिहारी जो है जय सिंह के दरबारी कवि थे। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट, अलका सरावगी। 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा जो चौथा हो जाएगा अलका सरावगी। तो ये हैं 15 क्वेश्चन, इनमें से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।